था कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो शायद अगर कोई जान ले, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि केवल हेल्थ पर्सनल को ही पता होना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है जो कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसाइटी का तो उसको ये आना चाहिए, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेसिक लाइफ सपोर्ट? तो बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिकली ऐसे सीक्वेंस ऑफ इंटरवेंशंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स में और रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट्स के अंदर। तो अगर कोई भी हमें इमरजेंसी में मिलता है पेशेंट, वो कहीं भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल सेटअप में भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, कोई बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन में हो, फ्लाइट्स में हो, तो कहीं पर भी आपको ये मिल सकता है। कोई पेडेस्ट्रियन हो स्ट्रीट पे जा रहा हो, तो फिर अगर वो कोलैप्स हो गया तो आप ये BLS परफॉर्म करेंगे। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कुल मिला के हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने तक जो समय लगता है उस समय को हम बाय कर पाएँ, जिसमें हमें क्या करना है, खून का रिसाव बढ़ाना है उन ऑर्गन्स के अंदर जो ऑर्गन हमारे शरीर के लिए बहुत ही वाइटल्स है, जैसे कि ब्रेन और हार्ट। तो कुछ हद तक खून का रिसाव उन ऑर्गन्स के अंदर होता रहे, इसके लिए हम बेसिक लाइफ सपोर्ट इम्प्लाई करते हैं। तो ग्लोबल बर्डन अगर हम देखें कार्डियक अरेस्ट का, तो लगभग 7 लाख लोग प्रतिवर्ष कार्डियक अरेस्ट के थ्रू मर जाते हैं, और ये नंबर हम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट जानते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया ही, ये हेल्थ पर्सनल भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, पैरामेडिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन एनीवन हु नोज, मतलब कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन सोसाइटी का जो नॉन मेडिको भी हो वो भी ये परफॉर्म कर सकता है। प्रोसीजर्स ऑफ CPR तो मैंने आपको बता ही दिया, पर्पस क्या है इसका, मेंटेनिंग सर्कुलेशन। इंडिकेशन ऑफ CPR, अब किसी को अगर पल्स नहीं आ रही है किसी की, तो यानी कार्डियक अरेस्ट उसमें भी करेंगे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी सांस नहीं ले पा रहा है, और अगर सांस भी नहीं ले पा रहा और पल्स भी नहीं है यानी कॉम्बिनेशन है, तो भी हमें CPR करना है। गाइडलाइन कौन देता है? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, तो US ने हमें ये गाइडलाइन दी है जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये गाइडलाइन हम फॉलो करें। क्या गाइडलाइन है? वो है हमारी CAP-D अप्रोच। CAP अप्रोच बोलते हैं इसको। C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग एंड D फॉर डिफिब्रिलेशन। तो C फॉर कंप्रेशन यानी हम सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, एयरवे यानी A, तो एयरवे पिटेंसी देखेंगे यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, गले में कुछ फंसा तो नहीं है, टंग पीछे तो फॉल नहीं हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हम एयरवे में देखेंगे। इसके बाद B फॉर ब्रीदिंग, जिसमें हम मैकेनिकल उसको वेंटिलेशन देंगे। फिर डिफिब्रिलेशन कब हो पाएगा? जब हमारे पास डिफिब्रिलेटर होगा। तो डिफिब्रिलेटर हमें हॉस्पिटल सेटअप में भी मिल सकता है, या फिर तब जब हॉस्पिटल से हमारे पास एम्बुलेंस आ गई। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, तीनों स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल सिंपल ये कहती है कि हमारे जो ये स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, सीक्वेंसेस जो अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सारे इस तरीके से परफॉर्म होने चाहिए कि इनका एक सीक्वेंस हो। अगर हमने कोई भी इंटरवेंशन पहले कर दी या बाद में कर दी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये हमारी वो चेन ऑफ इंटरवेंशन है। तो सबसे पहले अब हम इमेजिन करते हैं, जैसे सपोज मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे दिखा कि एक 80 वर्षीय माता जी जा रही हैं और वो अचानक से गिर गई। तो फिर मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा सीन सेफ्टी, अपने लिए सुरक्षा, कि अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो हैं वो नेकेड वायर उनको टच तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करंट लग जाएगा। सांप तो नहीं है आसपास, तो अपनी सीन सेफ्टी देख ली। अगर सेफ है तो अगला हमारा रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा रिस्पॉन्स? माता जी उठिए, हेलो, नहीं उठ रहे, तो रेस्पॉन्सिव गैस चेक कर लिया, नहीं है, नॉन रेस्पॉन्सिव है, इमीडिएटली कैरोटिड पल्स चेक कर लिया। तो ये हमारी मसल आ रही है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, इसके एंटीरियर बॉर्डर पे आप पल्स चेक करेंगे, इस 2 फिंगर से चेक करते हैं इस तरीके से। यहाँ चेक हो रही है, कंफर्म है तो ठीक है। अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा तो यहाँ फीमोरल पल्स दिखते हैं, फीमोरल ट्राइंगल पे आप फीमोरल पल्सेशन चेक करें। कंफर्म हो गया कि पल्स भी एब्सेंट है, इमीडिएटली ये पॉइंट आ जाता है कि हम कॉल फॉर हेल्प, किसी की मदद मांगेंगे। अकेले किसी को बचाना इतना आसान नहीं है, अगर मदद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात। अगर हमारे पास व्यक्ति उस समय कोई अवेलेबल नहीं है, हम क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। हॉस्पिटल सेटअप में है तो ये पॉइंट है जब हम ब्लू कोड को एक्टिवेट करते हैं। हर हॉस्पिटल में ब्लू कोड होता है जो कि हमें उसका एक कोई भी नंबर हो सकता है हॉस्पिटल का, उसको कॉल करेंगे ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की टीम हमारे पास आ जाए। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम एयरवे चेक करेंगे।
इसके लिए हमें करना होता है जॉ थ्रस्ट और चिन लिफ्ट। तो चिन लिफ्ट करते हैं और जॉ थ्रस्ट करते हैं और सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि ये पूरा रास्ता हमारा एयर का पेटेंट रहे, खुला रहे। फिर ब्रीदिंग चेक करेंगे कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, वो बताऊंगा क्या क्या मेथड्स है ब्रीदिंग के। ये वही चीज़ है, हमें कोई पड़ा हुआ मिला रास्ते में तो हम किस तरीके से देखेंगे उसको, कैसे असेस करेंगे। इमीडिएटली हम सीन सेफ्टी देख के कॉल फॉर हेल्प, है ना। फिर रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं, फिर सर्कुलेशन चेक करते हैं। इसमें मात्र हमें ये सारा काम करने में मिनिमम 10 सेकेंड्स चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दी से डिटोरिएट कर रहा है। फिर शाउट फॉर हेल्प हो गया, फिर स्टार्ट दी सीपीआर। जब तक एम्बुलेंस आ रही है आप सीपीआर देना शुरू कर दो। कैसे देना है अभी आपको बताएं। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं हम सीपीआर को। तो इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को सेफ जोन में ले आना है। अगर रोड पे गिरा हुआ है तो रोड से हम साइड में ले आएंगे और फिर हम एक फ्लैट और कंक्रीट सरफेस पे पेशेंट को ले आना है और फिर हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैं एक वॉलंटियर को ही चाहूँगा, शिवा इज ही वॉलंटियर जो हमें हेल्प करेगा। अगर पीछे से खड़े होकर देख सकते हैं। हाँ, तो सीपीआर करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को एक फ्लैट और कंक्रीट सरफेस पे ले आए। अब आपको आगे क्या करना है, हमें पेशेंट के लेवल के ऊपर आना है। यहाँ पे लेवल पेशेंट का मेरे से बहुत नीचे है तो फिर मैं नीज पे आ जाऊँगा इस तरीके से। तो इसमें मेरे दो हाथ में एक है डोमिनेंट हैंड और एक है नॉन डोमिनेंट। तो मेरा डोमिनेंट हैंड है राइट हैंड जिससे मैं लिखता हूँ, तो वो हाथ मेरा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है जिससे मैं नहीं लिखता हूँ वो मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड हमेशा नीचे रहेगा। अब लेवल क्या होगा जिसपे मैं अपना हाथ रखूँगा, ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ से प्रेशर देंगे। तो ये निपल्स का लेवल है, ये यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, उसके लोअर 1/3 पे मुझे अपना ये वाला हाथ रखना है इस तरीके से इंटरलॉक, और यहाँ पे मैंने इसको रखा। और ये देखिए आप मेरे यहाँ पे ये बिल्कुल मुड़ा नहीं है, एल्बो में कोई फ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ना शोल्डर में फ्लेक्शन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इस तरीके से रखा। एंड देन जो फोर्स है वो आपकी इन मसल्स से आनी चाहिए, ना कि शोल्डर से, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से। इस तरीके से आपको 1 2 3 4, अभी मैं यहाँ पे दे नहीं सकता कंप्रेशन क्योंकि ये अलाइव है और इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करना है। एक पिलो ले प्रेस करना है, जो डेप्थ है वो कम से कम 6 सेंटीमीटर तक की डेप्थ होनी चाहिए, यानी 2 to 2.5 इंचेस डेप्थ होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. We will be doing almost 30 times. 30 बार ऐसे करना है। इसके बाद अगर मेरे पास एम्बुलेंस है या फिर मैं अगर फ्लाइट में हूँ तो ये एम्बू बैग अवेलेबल होता है। एम्बू बैग मतलब होता है एम्ब्यूलेटरी ब्रीदिंग यूनिट। एम्ब्यूलेटरी मतलब चलते फिरते इंसान, मतलब चलता फिरता जो होता है वो एम्बुलेटरी होता है। यहाँ पे एम्बुलेटरी मतलब कि इसको हम कैरी कर सकते हैं आराम से, इसमें ये नहीं कि इसको ले जाना बहुत मुश्किल है ना। तो एम्बुलेटरी ब्रीदिंग यूनिट जो होती है इसमें होता क्या क्या है, इसमें हमारे पास इन्फ्लेटिंग बैग, और ये यहाँ पे हमारा आ जाता है इनपुट। इनपुट ये है, आउटपुट ये है, और ये है प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व। ये जो वॉल्व होता है इसमें फिश माउथ वॉल्व होता है ये बेसिकली, और यहाँ से हम ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं, ये वाला पोर्ट। तो ऑक्सीजन वाला पोर्ट यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो एक रिजर्वायर बैग होता है जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी FiO2 बढ़ जाती है, जिसमें वेंटिलेटर यूज़ किया हुआ हम सबको पता होता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। अब इसकी जो अप्रोच होती है, अगर मैं इसको किसी के लगाना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, इसका होता है C और E कोड होता है। तो ये C बना मेरा, और ये जो 3 उंगलियाँ ये E बना रही है। तो इस तरीके से मैं किसी के पूरी नोज को कवर करूंगा, माउथ को कवर करूंगा और चिन को कवर करूंगा। ये C बन गया, ये C बन गया,
और ये ई बन गया 1 2 3। इस तरीके से मुझे इसको टाइटली लगाना है एंड देन आई विल डू दिस। अब जब मैं ये कर रहा हूँ 2 टाइम्स आई हैव टू डू दिस। 30 मैंने कंप्रेशंस दिए 1 2 3 लाइक दिस 30 कंप्रेशंस दिए, उसके बाद 2 टाइम्स मैंने मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया। यही हमारा रेशियो रहता है 30:2। ये CPR का नॉर्मल रेशियो है। इसके बाद हम बार बार यही करते रहेंगे 30:2 30:2 30:2। ऐसे करते करते लगभग ब्रीदिंग यूनिट नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, तो हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में ऐसा है कि ये हमारे पास तब है जब हमारे पास कोई भी वेंटिलेशन का अदर डिवाइस होगी ना, क्योंकि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में हमारे लिए भी सीन सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि किसी के अगर हमारा स्टेटस नहीं पता, हमें HIV पॉजिटिव तो नहीं है, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, COVID-19 तो नहीं है, तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग थोड़ा रिस्की रहता है। तो उसके लिए आप एक हैंडकरचीफ या फिर लूज मास्क ले सकते हैं, जिससे आप उसको कवर करेंगे एंड देन डू माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। अभी मैं दिखा दूंगा आप कैसे करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से कंप्रेशन देंगे। हैंड पोजीशनिंग भी मैंने आपको यही करके दिखा दी है। 0.4 इंचेस आपको कंप्रेशन देना है 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। और कंप्रेशंस का जो रिदम है वो कांस्टेंट होना चाहिए और आपको बोलना है। अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, मिलके CPR दे रहे हैं, तो आपको टीम वर्क के लिए बोलना पड़ेगा 1 2 3 लाइक दिस, और गैप देना पड़ेगा। 1 और 2 के बीच में गैप है बिल्कुल बराबर। इससे रिकॉइल का टाइम मिल जाता है लंग्स को। में सारे समझा चुका हूँ। एयरवे ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए जॉ थ्रस्ट और चिन लिफ्ट करेंगे। और अगर टंग फॉल हुई है तो आपको उंगली डालनी है हाथ में, किसी के माउथ में उंगली डाल के ऐसे स्क्वीज करना है, ताकि अगर टंग फॉल है तो वो वापस से आगे की तरफ आए। फिर रेस्क्यू ब्रीदिंग जैसे बताया, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या फिर एम्बुलेटरी ब्रीदिंग यूनिट की वजह से आप रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, जो कि रेशियो रहेगा 30:2। ये किस तरीके से फेस मास्क लगाना है, यानी CNE अप्रोच, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये C बन गया, जिससे हम होल्ड करेंगे नेक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड मतलब ये खुद से काम करता है, ये खुद से डिटेक्ट करेगा कि मुझे शॉक देना है कि नहीं देना। और ये एक्सटर्नल है, मतलब बाहर लगाया जाएगा इसके इलेक्ट्रोड्स को, और डिफिब्रिलेशन करेगा। तो ये डिवाइस ऐसा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में लगता है, ये क्लेविकल है ना, इस बोन के नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड मिड एक्सिलरी लाइन में लगता है वर्टिकली। तो इन दोनों को हम लगा देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दी मशीन। मशीन अपने आप बोलेगी कि दूर हो जाइए आप, है ना, और आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं रखना है, और फिर वो डिसाइड करेगी कि शॉकेबल रिदम है नहीं है। अगर शॉकेबल रिदम है, आपको ग्रीन बटन दबाना है और मशीन अपने आप इलेक्ट्रिकल शॉक देगी। तो ये डिफिब्रिलेशन डिवाइस है, देखिए किस तरीके से इंफ्राक्लेविकुलरली और एक अपना मिड एक्सिलरी लाइन में लगा रखा है एंड यू हैव टू प्रेस दी बटन। फिर अगर एक बार डिफिब्रिलेशन के बाद विक्टिम ने ब्रीथ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये पोजीशन में हमें उसे रखना है। दिस इज कॉल्ड द रिकवरी पोजीशन। इन दिस पोजीशन यू हैव टू कीप द पेशेंट। दिस इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो बाईं तरफ करवट लेके हम पेशेंट को लिटाएंगे और उसका अपोजिट साइड का हाथ देखिए सर के नीचे है, इस तरीके से हमें लिटाना है। फिर ये रिकवरी पोजीशन में हम रख देंगे पेशेंट को जब तक हम उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर उसके शॉकेबल रिदम है तो इसका मतलब उसके पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और अगर उसके नॉन शॉकेबल रिदम है तो इसका मतलब उसके एसिस्टोल है या फिर उसके पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो अमायोडेरॉन या फिर एडिनोसिन जो भी देना है वो कंटिन्यू करेंगे। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR में आपको ये बता ही चुका हूँ। रिफ्रैक्चर हो सकता है, हार्ट को इंजरी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, कार्डियक टेम्पोराइड हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, और इसके अलावा पल्मरी यू कैन से या देयर कैन बी द हीमोथोरैक्स, they can be pneumothorax, they can be hemopneumothorax, there can be vomiting and aspiration, there can be gastric distension. Then take home message क्या है कि taking the right action quickly and सबसे important कि diagnose कर पाए हम कि ये cardiac arrest है और respiratory arrest है, और immediately आप treatment शुरू कर दें, तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। Thank you so much and this was from my side. इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पहचानना है कि अगर हम पहचान जाएँ कि किस पेशेंट को हमारी ज़रूरत है, और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये कहीं भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही कम हमें इंटरवेंशंस करनी है। सपोज़ मैंने इसमें जैसे आपको यही एग्जांपल दिया था कि कोई जा रहा है सड़क किनारे और आपने देखा कि कोई अम्मा जी जा रही हैं, वो अचानक से गिर गई, तो उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे हम कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट रिक्वायर्ड है।
तो अगर कोई कोलैप्स कर गई और उनके कोई पल्स भी नहीं आ रही है, ना वो सांस ले पा रही हैं, तो इसका मतलब उनको ज़रूरत है बेसिक लाइफ सपोर्ट की। अगर कोई फ़्लाइट में जा रहा है और अचानक से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो यही जनरली सिम्टम्स होते हैं जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट काम आता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जनरली हार्ट अटैक के चांसेस होने का बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि उनमें चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट के थ्रू डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, पूरे विश्व भर में कम से कम 7 लाख तकरीबन लोग हार्ट अटैक के थ्रू मर जाते हैं। तो इस चीज़ को हम, इस नंबर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर हम ये ट्रेनिंग हर किसी व्यक्ति को दें इस पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न्स यहाँ पर अभी सबको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ट्रेनिंग हमें हर किसी को देनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर इंटर के बच्चे हैं, सबको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की जीवन और मृत्यु के बीच में एक रास्ता बना सकता है। और ज़रूरत है हमें कि हम जागरूकता बढ़ाएं लोगों के बीच में कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करें। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, केवल कुछ ही हमारे ऐसे ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। सर आपने देखिए, 3 चीज़ें वैसे तो होती हैं। एक होता है BLS जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक होता है हमारा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो कि केवल हार्ट तक सीमित है। लेकिन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं और इंटरवेंशंस भी करी जाती हैं मशीन द्वारा। लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और आम जनता भी इसे परफॉर्म कर सकती है, तो इसमें ना तो कोई दवाई का रोल है और ना ही किसी इंटरवेंशन का रोल है जो कि बहुत इन्वेसिव है। इसमें केवल जो रोल है वो है हमारा बेसिक ट्रेनिंग का, हम हाथ से ही केवल इसको परफॉर्म करते हैं। और एक होता है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ATLS। अगर किसी के चोट लगी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें हम हॉस्पिटल बेसिस में एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारी इमरजेंसी में करी जाती हैं। सर है अगर हम देखें पीडियाट्रिक एज में जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स वगैरह, नवजात शिशु, तो उसके अंदर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें जिस तरीके से मैंने बताया, पूरा हाथ का इस्तेमाल ना करके केवल अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है जो कार्डियक कंप्रेशन देते हैं उसके लिए। और इसके साथ हम इसमें एक न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम फॉलो करते हैं जिसमें हम नवजात शिशु को कैसे रिवाइव करना है वो देखते हैं। अगर बच्चा पैदा होने के बाद अचानक से रोया नहीं और आपातकालीन स्थिति में चला गया तो हम इसमें अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम बड़ों में देते हैं, उससे बिल्कुल अलग होता है। सर आजकल अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है हमारा लाइफस्टाइल। जो लोगों का खान पान है वो बदल रहा है दिन प्रतिदिन। ये चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ ये सब खा के और घी चिकनाई का उत्पादन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं लोग। तो फिर इस वजह से लोगों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL और HDL। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के लिए, LDL बुरा होता है। तो LDL की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, HDL कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो खून है उसके जम के थक्के बनाने की क्षमता नसों के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन है जैसे कि दिल और दिमाग, उसके अंदर खून का रिसाव कम हो जाता है और स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो चलना फिरना कम होना, मोटापा बढ़ना, ये मुख्य कारण मैं मानूंगा जिसकी वजह से आज ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।